हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपंथी लेट्स क्रैक द ऑल एग्जाम पर। बिहार दरोगा के 1799 पदों पर जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म के द्वारा 30 प्रैक्टिस सेटों का आप यहाँ पे देख सकते हैं। 30 प्रैक्टिस सेटों का जो पहला वॉल्यूम है वो जारी हो चुका है, लेकिन इस वॉल्यूम में एक कमी है। इसके जो भी करंट अफेयर हैं वो फरवरी 2025 तक ही अपडेट हैं, लेकिन हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को सितंबर 2025 तक अपडेट करके आप सभी लोगों के बीच में लेकर इसे आते रहेंगे समय पे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह केरल राज्य की नृत्य शैली है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा भारत के बिहार राज्य में स्थित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तंभों को मिलान करना है, राज्य हैं और इनसे संबंधित सांस्कृतिक उत्सव यहाँ पे दिए गए हैं। तो झारखंड राज्य में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो झारखंड में कर्मा जो है ये सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। तो ए का 1 के साथ मिलान हो जाएगा, बी का 2 के साथ, यानी हिमाचल प्रदेश में चैत्रौल मनाया जाता है। और लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में लोहड़ी मनाया जाता है और पंजाब में बथुकम्मा मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में किया गया था। बॉम्बे में कहा? तो यह बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। तो यहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा कांग्रेस के अधिवेशन कब और कहाँ हुए हैं यहाँ पे कुछ उसका लिस्ट है जो हम यहाँ पे तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम इसका स्क्रीनशॉट आपके इस डिस्प्ले पे लगा देंगे। आप वीडियो पॉज करके वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प डी है। अक्षर कोड क्या है इसका? AW इसका अक्षर कोड हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, यानी ITCZ क्या है? तो यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस क्षेत्र में व्यापारिक पौने मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के साथ? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के साथ। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को भी अपनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर देखिएगा तो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना रही, जिस दौरान नई आर्थिक नीति का मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। अगर बात करें आर्थिक नीति के कौन से 3 मूर्त रूप हैं, तो इसमें नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे। कौन कौन? तो पहला निजीकरण था, दूसरा उदारीकरण तथा तीसरा वैश्वीकरण था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ये बक्सर के युद्ध से संबंधित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? राजकोषीय घाटा में क्या परिवर्तन होगा? प्राथमिक घाटा 100% बढ़ जाएगा और ब्याज भुगतान भी 100% बढ़ जाएगा, जिससे कि राजकोषीय घाटे में कुल 100% की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? किसमें न्यूनतम होती है? तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक सुचालक में धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति जो होती है वो न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से हैं? किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक अवांछनीय गुण निम्न विशिष्ट उष्मा धारिता और उच्च चालकता का होना जरूरी होता है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होती है उसे ऊष्मा धारिता कहलाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सो ऑन यानी चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी डैश 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 एनवे सेकंड में दूरियों को किस प्रकार तय
करके गमन करेगी, किस प्रकार तय करके गमन करेगी, तो समानांतर श्रेणी में गमन करके तय करेगी। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति स्पीड कम हो जाती है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह प्रेरित विभवांतर घटेगा। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा। तो यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2025 में आयोजित एक्स एक्वेरियम नामक सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल है। तो सबसे पहले हम आपको इसे याद करने के लिए एक आसान सा ट्रिक बताना चाहेंगे। एक्वेरियम का मतलब होता है जिसमें एक प्रकार का पात्र होता है जिसमें मछलियों को रखा जाता है, ठीक है। और मछलियाँ किस में रहेंगी, तो चारों साइड से पानी हो और बीच में वो रहना पसंद करेंगी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख लीजिए, मालदीव जो एक ऐसा देश है जिसके चारों साइड क्या है, पानी है, और बीच में मालदीव है, एक द्वीप के रूप में ये स्थित है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियम सैन्य अभ्यास होता है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 फरवरी 2025 तक के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। देखिए जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि इस प्रैक्टिस सेट के या इस वॉल्यूम के जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो फरवरी 2025 तक ही अपडेट हैं। तो फरवरी 2025 तक भारत में जो रामसर स्थल हैं उनकी संख्या 89 है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में यानी सितंबर 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। अगर इसको बात करें 91 कैसे हो गई है, तो जून 2025 में राजस्थान के खीचन और मेनार को इसमें शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है, जून महीने में शामिल किया गया है। राजस्थान के 2 रामसर स्थल कौन कौन से हैं, खीचन और मेनार को इसमें शामिल किया गया है, जिससे कि अब इसकी संख्या बढ़कर 91 हो गई है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग अभी वर्तमान में याद रखेंगे रामसर स्थलों की संख्या 91 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। यह उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो यह ईरान है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखिएगा तो विश्व में केसर का सर्वाधिक उत्पादन ईरान, स्पेन और अफगानिस्तान में किया जाता है। अगर बात करें भारत में कहाँ पे है, तो भारत में जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन किया जाता है। केसर के पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि केसर के पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो इसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। तो फिलहाल विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ईरान दुनिया में केसर उत्पादन करने में सर्वप्रथम अग्रणी देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भूकंप के उद्भव स्थान को भूकंप का केंद्र कहा जाता है, ठीक है। लेकिन भूकंप जहां उत्पन्न होता है उसके ऊपर पृथ्वी पे अगर बात करें सतह पे जो स्थान होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप के उद्भव स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफी यंत्र या रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है, निम्न में से कौन अल नीनो इसमें से गर्म जलधारा है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है। भारत दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे चीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। तो शुक्र ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। इसके अलावा अरुण ग्रह यानी शुक्र और अरुण ग्रह इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो पूरब से पश्चिम है, ठीक है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लें तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। बुध तथा शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी के पास उपग्रह कौन सा है, चांद अपना उपग्रह है, वैसे शुक्र और बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का निकटतम ग्रह होता है, ये सबसे निकटतम ग्रह है। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा
आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है। तो मान लीजिए ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गई, अगर इसके बीच में यहाँ पे चांद आ जाता है तो कौन सी घटना होगी। तो आप देख लीजिए कि जो सन का लाइट है, यहाँ से सन का लाइट कहाँ पड़ेगा, चांद पे पड़ेगा, तो पृथ्वी पे इसका लाइट अच्छे तरीके से नहीं जा पाएगा, तो जिससे क्या होगा, सन नहीं दिखाई देगा। तो सूर्य और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काला पानी कहाँ अवस्थित है। तो काला पानी भूल से भी आप लोग पोर्ट ब्लेयर मत मारिएगा, काला पानी जो है ये उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेपाल सरकार ने अपनी नक्शा में उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पिया धुरा और लिपुलेख दर्रा को अपना क्षेत्र होने का दावा किया, जिसको लेकर बहुत ही विवाद बढ़ चुका था। तो इस प्रकार से काला पानी कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था, तो ये हजरत महल ने किया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा वीर कुंवर सिंह ने 1857 के क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई जी ने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी 1857 के क्रांति का प्रतीक था। वहीं पे बात किया जाए 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस की घटना जो थी वो 1857 की तत्कालीन कारण का घटना था। इसके अलावा कानपुर यूपी से नाना साहब व तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से हजरत महल जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर के पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया गया था। तो यह फतेहपुर सीकरी में किया गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी भी बनाया था। कब बनाया था, तो 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। इसके बाद से अकबर ने 1585 के बाद लाहौर को राजधानी बनाया और शाहजहां ने 1638 के बाद दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो इस मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो 17 मई 1498 को भारत यह आया था। कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। तो गैसों में ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती है तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव होगा। प्रभाव कुछ नहीं होता है, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे एक फिगर के माध्यम से समझेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपका एक अवतल दर्पण है, ये कलई किया हुआ भाग है इसका पीछे से। तो यहाँ से अगर आपतित किरण आई है और परावर्तित किरण, तो क्या हो जाता है, परावर्तित किरण आर हो जाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों सेम एंगल के साथ क्या होता है, सेम एंगल के साथ, जितने एंगल के साथ आएगा उसी एंगल के साथ ये रिटर्न हो जाता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे एक ही तल में होते हैं। इसके अलावा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का जो वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। किस धातु का हुआ है, तो चांदी और सोने का सर्वाधिक प्रयोग मुद्रा के रूप में हुआ है। चांदी के सिक्कों को मौर्य काल में पर्ण कहा जाता था। सोना का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने चलाया, तो इंडो ग्रीक शैली में चलाया गया, यूनानियों के द्वारा। सर्वप्रथम चलाया गया था यूनानियों के द्वारा। और सबसे अधिक पूछा जाए कि किस काल में चला है, तो गुप्त काल में भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल के द्वारा जारी किया गया था। चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रुपयका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रुपयका कहा जाता था। चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रुपयका कहा जाता था, जबकि सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया गया धातु कौन सा है, चांदी और सोना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन सुमेलित नहीं है। पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो विकल्प डी इसमें सुमेलित नहीं है। अर्जेंटाइट का जो ये रासायनिक फार्मूला दिया गया है ये गलत है। इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, अर्जेंटाइन का सूत्र Ag2S होता है, Ag2S होता है, ठीक है। अर्जेंटाइट सिल्वर का अयस्क होता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो परमाणुओं
को समस्थानिक कब कहा जाता है? दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? तो जब उनका परमाणु द्रव्यमान क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो वर्ष 2023, 24, 25, 26 और 27 इन पाँचों साल को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। तो हम यहाँ पे उसका स्लाइड लगा देंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं। एक बार हम बोल देते हैं फिर आप लोग देख लीजिएगा। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2025 को 4 नाम दिया गया है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तथा शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसके अलावा वर्ष 2026 को 3 नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह व चरवाहा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, सतत विकास के लिए स्वयं सेवक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और वर्ष 2027 को टिकाऊ और लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो हम इसकी एक स्लाइड यहाँ पे लगा देंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वें 70th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ये गुलमोहर ने जीता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर बात कर लें कि कौन कौन से एक्टर थे तो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर ने जीता है। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर लें तो यह अवार्ड ऋषभ शेट्टी को उनकी फिल्म कंतारा के लिए दिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो 23 सितंबर 2025 को, जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं इस प्रैक्टिस सेट में या इस पूरे वॉल्यूम में सितंबर नहीं बल्कि फरवरी 2025 तक अपडेटेड हैं, लेकिन हम आपको सितंबर 2025 तक इसको अपडेट करके देंगे। तो इसके अलावा यानी 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा अगर बात करें तो 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को उनकी मूवी जवान के लिए दी गई है तथा बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड रानी चटर्जी जी को उनकी मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है। चीज़ों को एक बार से फिर से सुन लीजिए कि 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को उनकी मूवी जवान के लिए दी गई है तथा बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड रानी चटर्जी जी को उनकी मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले पहले उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? ये सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? तो आरबीआई बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी, यानी आरबीआई के द्वारा की गई है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल 1 जनवरी 2006 से लागू किया था। इसके अलावा देखिएगा तो आरबीआई क्या एक भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव जी थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मीरा कुमारी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो कि बिहार की रहने वाली थी। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव जी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन हैं? तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक और प्रसारक श्री रवि शंकर जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम पंपास है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई? तो विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव, यानी विकल्प ए जो देखिएगा इस विकल्प
बी देखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, वी के आर वी राव। इनका पूरा नाम है विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव। भारत के सबसे प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से एक थे और इन्होंने ही भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील देशों के बीच का समझौता था। किन किन देशों के बीच में 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था? तो यह भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 में करवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। 9वें गुरु की हत्या का कारण औरंगजेब के विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर को समर्थन करना था। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर के द्वारा 1606 में दिया गया था। 5वें गुरु की हत्या, यानी गुरुदेव जो थे अर्जुन गुरुदेव, ये 5वें सिखों के 5वें गुरुदेव थे। तो 5वें गुरु की हत्या का कारण जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को मदद करना था। तो इस प्रकार से विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 ईस्वी में कौन था? तो दयाराम साहनी थे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आर.डी. बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई, जो लरकान जिले में सिंधु नदी तट पर पाकिस्तान सिंध प्रांत में अवस्थित है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। और आर.डी. बनर्जी जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? तो इनके नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अकेले राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, क्योंकि इसमें बाकी के जो और भी जो इनके सहयोगी थे उनका नाम नहीं दिया गया है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां और रोशनलाल आदि इसमें शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद तथा ठाकुर रोशन सिंह को नैनी जेल और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई थी। इन चीज़ों को एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए, क्योंकि यह मिलान करने के रूप में अनेक परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को नैनी जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई थी। लाहौर केस के अंतर्गत 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा या कौन से सूचीबद्ध हैं? कौन कौन सूचीबद्ध है इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 1 और 2, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये भाग संविधान के भाग 4 में निहित हैं। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का देखिएगा, अगर ये भाग 4 जो है, अगर आर्टिकल के हिसाब से देखिएगा तो भाग 4 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक ये आर्टिकल हैं, ठीक है, भाग 4 में। और इन्हीं में ये निहित है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिकता। कैसे निहित है हम आपको बताते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 ग में समान कार्य के लिए समान वेतन तथा अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, ठीक है। तो इसलिए विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। इसमें क्या पूछा गया, कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ए और 2 कथन सही हैं, यानी सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर के निर्माण के कारण ये धूसित हो जाते हैं तथा सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वापतन के कारण ये धूसित हो जाते हैं। तो कथन 1 और कथन 2 सही है। इस प्रकार से विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। X की पहचान कीजिए। X की पहचान किस रूप में की जाएगी? CaO के रूप में, कैल्शियम क्लोराइड के रूप में। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड को किस नाम से जानते हैं? तो इसको क्विक लाइन के नाम से भी जाना जाता है। CUIC के क्विक LINE क्विक लाइन के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तत्व का, अगर आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे, तो जैसे कि ये मान लीजिए कि आवर्त सारणी ऐसे बनता है, ये आवर्त सारणी हो गया, और इसमें आप अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्व का धात्विक गुण का मान घटता है। क्या होगा? तत्व के धात्विक गुण का मान घटता है।
तो विकल्प बी जो है, ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है? रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन है? हेपेरिन है, हेपेरिन है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रतिस्पंदन की बात करें तो रक्त में यानी हमारे बॉडी में जो वेसल्स होते हैं, नसें जो होती हैं, उसमें रक्त क्या करता है? रक्त का संचरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह रक्त का संचरण होता है। तो अगर हेपेरिन अगर नहीं रहेगा हमारे ब्लड में तो क्या होगा? नसों में ही, वेसल्स में ही ब्लड का क्लॉटिंग होने लगेगा, रक्त का थक्का जमने लगेगा, जिससे ब्लड क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा और वेसल्स क्या हो जाएंगी? ब्लॉक हो जाएंगी। तो उनको रक्त का थक्का ना जमे इसके लिए इसमें हेपेरिन इस्तेमाल नहीं होता है, ये ऑलरेडी नेचुरली है हमारे ब्लड में हिपेरिन होता है, जिसकी वजह से रक्त में प्रतिस्पंदन होते रहता है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो विटामिन के की बात करें तो अगर हमारे बॉडी में कहीं कट लगता है या शरीर में कहीं कट लगता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, और जब ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पर रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के वहाँ पे कार्य करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से ब्लीडिंग बाहर नहीं होती है और वहाँ पे क्या होता है? क्लॉटिंग होने लगता है और वहाँ से ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। तो बाहर ब्लीडिंग होती है तो रक्त का वहाँ पे थक्का बनने के लिए विटामिन के काम आता है, और अंदर यानी वेसल्स के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग ना हो उसके लिए हेपेरिन कार्य करता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सीविघटन कहाँ पर होता है? मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सीविघटन कहाँ पे होता है? तो मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सीविघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के महासचिव पद पर मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम लिग्रोसैट है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम लिग्रोसैट है। इस परियोजना का उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर पूरी तरह से जलकर अंतरिक्ष मलबे का कम करना है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिएगा तो भारत के द्वारा एक रॉकेट बनाया गया है जिसका नाम है RHUMI फर्स्ट, ठीक है। तो यह भारत का पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBC इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस संगठन को बनाया गया है? तो यह 7 प्रकार की बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने के लिए यह अलायंस यानी IBCA बनाया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो इन 7 प्रकार की बिल्लियां कौन कौन सी हैं? तो इनके अंतर्गत बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम शुरू किया था। कौन सा कार्यक्रम? IBCA शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भारत में स्थित है। अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या पूछे तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 हो सकती है। हालांकि इसमें कुछ जगहों पर विवाद भी है, लेकिन न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो है वो 60 है और मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 500 है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, विकल्प ए। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे और गुजरात तीसरे स्थान पे है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेलों का आरंभ डैश में हुआ था? कब हुआ था? तो एशियाई खेलों का जो आरंभ है वर्ष 1951 में हुआ था। इसके अलावा अभी हाल ही फिलहाल में सितंबर 2025 की घटना बताएं तो T20 एशिया कप 2025 का आयोजन 28 सितंबर को किया गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से पराजित कर T20 एशिया कप 2025 अपने नाम किया है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? किस सूफी सिलसिले का ये अनुयायी था? तो कादिरिया सूफी सिलसिले का ये अनुयायी थे, विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दारा शिकोह ने उपनिषदों का, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ से और ये सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, ये जानकारी है आप लोगों के लिए कि दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया था तथा दारा शिकोह की देखरेख में 2 पवित्र हिंदू ग्रंथ योग वशिष्ठ और भगवत गीता का भी अनुवाद किया गया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत सन
38 के टाइम पे 38 के समय में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका शुरुआत जो है वो शरियतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया था। किनके द्वारा? हाजी शरियतुल्लाह जी के द्वारा फरेजी आंदोलन की शुरुआत की गई थी बंगाल में। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह आंदोलन अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने एवं जमींदारों के बढ़ते अत्याचार के विरुद्ध था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1901 में इसका प्रकाशन किया गया था और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प बी आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ या उदय हुआ था, कह सकते हैं। बांग्लादेश नया बन के किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो 1971 में तो ये युद्ध हुआ था, लेकिन कब हुआ था? दिसंबर महीने में यह युद्ध हुआ था। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में गठित हुआ था। मात्र 13 दिनों में एक नया देश बन के सामने आया था। ठीक है, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यह राजस्थान में शुरू किया गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और भारत सरकार ने अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 25 दिसंबर 2000 में की थी। वर्ष जो है वो 2000 है और कब किया गया था? तो 25 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई थी। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। अवरोही क्रम चुनना है, यानी घटते क्रम में देखना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। किस राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट है? तो उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है, यूपी में 31 है। उसके अलावा आप देखेंगे यूपी के अलावा महाराष्ट्र में 19 है, राज्यसभा की सीटें 19 हैं और तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी दिया गया है, उसके बाद यूपी के बाद महाराष्ट्र दिया गया है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु दिया गया है, फिर वेस्ट बंगाल नहीं है, बिहार दिया गया है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें, तमिलनाडु में 18 तथा बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। तो इस प्रकार से विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन किसके या किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन लोकसभा राज्यसभा के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, डाइटम के। ठीक है, डाइटम समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, क्योंकि डाइटम एक शैवाल समूह के जीव हैं और डाइटम की जो कोशिका भित्ति होती है वो सिलिका की बनी होती है और जब मनुष्य डूबते हैं तो डूबने से मृत्यु जब होती है तो डाइटम के जो सिलिका होता है, डाइटम के सिलिका युक्त अवशेष शरीर के अंदर उपस्थित रहते हैं, जिससे मृत्यु के कारण का पता चल जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में देखिएगा तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें मसूड़ों में सूजन तथा रक्तस्राव होने लगता है। ठीक है, तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है तथा विटामिन सी का किस में मिलते हैं? तो खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि में पाए जाते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में मुख्य रूप से अंतर क्या है कि यह अरेखित पेशिकाओं का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशिकाओं का अपना इच्छा से संकुचन होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 17वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो 23 सितंबर 2025 को 71वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और इस बार का 71वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मलयालम के अभिनेता मोहन लाल जी को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो अभिनेत्री देविका रानी जी को वर्ष 1969 में दिया गया था और दादा साहब फाल्के अवार्ड
कौन देता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो चीज़ों को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। 17वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है और 71वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मलयाली हीरो या अभिनेता मोहनलाल जी को दिया गया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहाँ स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? तो कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर एक गेट है जिसका नाम है सेंट जॉर्ज गेट और इसका भी नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? व्लादिमीर जेलेंस्की थे। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ कोई भूमि सीमा नहीं है? कोई भूमि सीमा नहीं है, किसके साथ नहीं? तो लेबनान के साथ नहीं है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व शनि का है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में यह 6वें स्थान पर आता है। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीले अमोनिया कणों की परत से घिरा हुआ है जिससे यह पीले रंग का दिखाई पड़ता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा ये म्यांमार में स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भगवान बुद्ध के बालों से घिरा हुआ है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का ये संस्थापक था लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मुहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? तो 1206 में की थी। और गुलाम वंश को ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब किया था इसने इसकी स्थापना? तो 1206 में की थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो प्रथम यूरोपियन जॉर्ज यूले था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम के द्वारा इसको व्यवस्थित करना है। तो रॉलेट पहले कौन सा इसमें आंदोलन हुआ था? तो पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ है। पहले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। यहाँ पे नहीं, हम इसको कहीं और साइड्स में लिखते हैं। 1917 में आप देखिएगा तो चंपारण सत्याग्रह हुआ है 1917 में। ठीक है, ये हमारा 3 नंबर है। उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन जो है वो 1918 में हुआ है। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन भी 1918 में ही हुआ है। लेकिन आंदोलन जो अहमदाबाद वाला आंदोलन है ये फरवरी महीने में हुआ था और जो खेड़ा सत्याग्रह है वो मार्च महीने में हुआ है। इसके बाद आप रॉलेट एक्ट देखिएगा तो 1919 में रॉलेट एक्ट 1919 में आया है। तो इस प्रकार से विकल्प ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पहले 3 होगा यानी चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल होगा, उसके बाद खेड़ा आंदोलन होगा, फिर रॉलेट एक्ट होगा। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगर आपको इसे याद रखना है तो राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे लास्ट में देखिएगा प्रसाद लगा हुआ है और प्रसाद बनता किससे है? तो खाद्य, ये प्रसाद जो होता है एक खाद्य सामग्री होती है और यह कृषि से उत्पादित वस्तुओं या अनाजों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसीलिए खाद्य पदार्थ है और कृषि से उत्पादित है। और क्या है? ये प्रसाद है। तो राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लियाकत अली जी को या जवाहरलाल नेहरू को देख लें तो जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामला दिया गया था। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू जी को राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामला दिया गया था। उसके बाद लियाकत अली जी को वित्त मंत्रालय दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल भाई है इनके नाम में, तो जाहिर सी बात है भाई रहेंगे, घर पे रहेंगे, तो क्या करेंगे? गृह यानी गृह विभाग जो था, गृह और सूचना प्रसारण विभाग जो था वह वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। बलदेव सिंह के अंदर बल था, शक्तिशाली थे, तो उनको रक्षा मंत्रालय दिया गया था। और जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय दिया गया था। एक बार इन चीज़ों को फिर से सुन लीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी को राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामला दिया गया था। लियाकत अली को वित्त मंत्री दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। जगजीवन जी को
श्रम मंत्रालय दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, राजेंद्र प्रसाद जी को 1946 में बनी अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो के द्वारा किया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हम आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि हाल ही में बनाए गए नए जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम और उनका क्रम बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है और वो किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, किस पे आधारित है? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों पे आधारित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकेगॉन के अतिस्रावण से होने वाला रोग कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ग्लूकेगॉन के अतिस्रावण से कौन सी बीमारी होती है? ग्लाइकोसूरिया रोग होता है। और इसमें ये ग्लाइकोसूरिया क्या है, अगर इसकी बात करें तो ग्लूकोज का मूत्र में उत्सर्जन ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित करना है। मेढक, गरुड़, धान, सांप और टिड्डा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि धान पे क्या लगता है या धान को क्षति कौन पहुंचाते हैं? तो टिड्डा। धान को क्षति पहुंचाने वाला कौन हो जाएगा? इसमें टिड्डा हो जाएगा। तो पहले तो धान आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा टिड्डा। टिड्डा है 5वें नंबर पे। और टिड्डा को कौन खाएगा? तो मेढक खाएगा, पहला यहाँ पे आ जाएगा। और मेढक को कौन खाएगा? तो सांप खाएगा, तो यहाँ पे चौथा आ जाएगा। और सांप की हानि कौन पहुंचाएगा? तो गरुड़ पहुंचाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे गरुड़ क्या है? 2 नंबर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 5 1 4 2 ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो गुणसूत्र की अगुणित संख्या अमीबा में पाई जाती है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा असूत्री विभाजन जीवाणु, नीलहरित, शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ में क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। अगर बात करें मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या की, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? 46 है। 23 जोड़े होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र कह लीजिए या 46 गुणसूत्र कह लीजिए। 23 जोड़े अर्थात 23 दूना 46 ऐसे हो जाएगा। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब ये जैनिक सिनर ने जीता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यूएस ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता का खिताब पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज ने जीता है। यूएस ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के जो टेनिस प्रतियोगिता है उसमें पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, यूएसए ओपन 2024, फ्रेंच ओपन 2024 तथा विंबलडन ओपन 2024 का विजेताओं की लिस्ट भी है। हम यहाँ पे एक स्लाइड लगा लेंगे, आप लोग उसे देखकर चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो यह सम्मान जो है निमहांस को दिया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निमहांस के बारे में अगर बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्था राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था निमहांस, इसका शॉर्ट फॉर्म है। निमहांस का आप अगर फुल फॉर्म देखिएगा तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था निमहांस बेंगलुरु को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाना है? तो हरियाणा के सोनीपत में इसका उद्घाटन किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। भारत में पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को जारी हुई थी। 6 अप्रैल 1948 को। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को जारी हुई थी और भारत की पहली औद्योगिक नीति उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जारी की गई थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? तो वर्ष 1924-25 में आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। कब किया गया था? अलग किया गया था 1924-25 में। और कब एक साथ किया गया? तो वर्ष 2017 में। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था। कब सम्मिलित हुआ था? तो 1995 में सम्मिलित हुआ था। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर का अकबर नाम से किसे जाना जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ से कुछ मैथ्स के प्रश्न शुरू हो चुके हैं।
यदि x का 35%, x का 35% और बराबर है y के 40% के, तो x/y का मान निकालना है। तो यहाँ पे x/y का मान 8/7 हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नल PQ तथा R अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 12, 15 तथा 18 घंटे में पूरा भर सकते हैं। एक अन्य नल S पूरे भरे हौज को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो चारों नल एक साथ खोल दिए जाने पे टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? देखिए, इसको अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका सिर्फ आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो विकल्प सी हो जाएगा। 6.3/7 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6.1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष बाद 9,826 रुपये हो जाती है। वर्तमान राशि ज्ञात करना है। तो वर्तमान राशि क्या हो जाएगा? इसकी वर्तमान राशि हो जाएगी 8,704 रुपये। 8,704 रुपये विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 3 है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr × r + h। तो यहाँ पे 2 तो ऐसे ही रह जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 पुट करना है। r का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3.5 और ऊंचाई भी दिया हुआ है, हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे, यानी वैल्यू रख देते हैं हम 2 × 22/7 × 3.5 ब्रैकेट 2 + 3.5 और इसको सब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से इंग्लिश के 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेज इन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव वॉइस है यहाँ पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस, यहाँ पे आप देखिएगा तो वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस में है और स्ट्रक्चर इस प्रकार। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो देखिएगा तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात अ फ्यू मेन वेयर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अ फ्यू मेन वेयर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मिस्टर शर्मा सेड टू हिम हैज़ माया इन्वाइटेड यू फॉर लंच। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। यानी सीधी बात करें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। अनेक शब्द क्या है? किसी बात पर बार बार जोर देना। तो इसका एक शब्द क्या होगा? इसका एक शब्द होगा आग्रह करना। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मरते समय तक, मरण काल तक का क्या मतलब हो जाएगा? आमरण। आमरण अर्थात जो मरते समय तक, जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि आमरण अनशन पे बैठे हैं, तो जब तक मर न जाए तब तक हम आमरण यानी अनशन पे रहेंगे। तो इसका मतलब होता है कि मरते समय तक या मरण काल तक, इसका मतलब हो जाएगा आमरण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे दिया गया आश्वस्त, इसका मतलब होता है जिसे भरोसा दिलाया गया हो, उसके लिए आश्वस्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और असमान का मतलब जो बराबर न हो, उसके लिए जो बराबर न हो उसके लिए एक शब्द हो गया असमान। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों का एक सब्सक्राइब करना या एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करेगा दूसरे प्रैक्टिस सेट को बनाने में। तो यहाँ पे आज के वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।